नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे लोन मार्केट पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं अभिषेक द्विवेदी, जो रिप्रेजेंट करते हैं bankbazaar.com को। आपका स्वागत है अभिषेक कार्यक्रम में। और आज जिस तरह से लोन सेंट्रिक हम प्रश्नों को शामिल करेंगे, पर उससे पहले अभिषेक, जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई हैं और खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर अनाउंसमेंट हुई है, पहले हम आपसे उसी पर एक ओपिनियन चाहेंगे। जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में काफी दबाव रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, जो अब हम देख रहे हैं बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, उससे इस स्पेस को कितना बूस्ट मिलेगा? आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल। जो अनाउंसमेंट हुए हैं और जो भी आप जैसे बता रहे हो कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चल रही है, डेफिनेटली ये काफ़ी ज़रूरत थी इसकी। और मेरे ख्याल से अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, इसके अलावा भी काफ़ी अमेंडमेंट्स आने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो किसी भी बड़े शहर में, जैसे बॉम्बे का दिल्ली हो गया, काफ़ी जो एवरेज पॉपुलेशन है वो नॉर्मली हाउस बाई कर नहीं सकती है अभी, क्योंकि जो भी उनकी एवरेज डिस्पोजेबल इनकम होती है वो बाई नहीं कर पाते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग वो बोलते हैं कि अगर जो एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास अपने लिए एक हाउस खरीद सके, और टिपिकली सोसाइटी के मीडियन एवरेज से कैलकुलेट होता है इनकम लेवल से। जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया में ये बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए इस बजट में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। मुझे लगता है कि ये जो फायदा होगा मेजरली टियर 2 सिटीज में होगा, क्योंकि टियर 1 सिटीज में भी हाउस की प्राइसेस काफी हाई हैं, और जो इससे थोड़ा सा इसमें जो रिलैक्स मिला है कुछ प्रावधान हुआ टैक्स के, इसका शायद उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। इसके अलावा भी और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पूरे स्पेस को जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक थोड़ा आगे पुश मिल सके उसके लिए। ओवरऑल आपने जैसे छोटे मंजिले शहरों का जिक्र किया है, ये इस क्षेत्र में एंड यूजर्स की तरफ से डिमांड को किस रूप में आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ मीडियम टर्म में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डिमांड तो डेफिनेटली अभी टियर 2 सिटीज में बढ़ेगी। एक तो ये जो टैक्स के कुछ प्रावधान हुए हैं, इससे फायदा होगा, और दूसरा इसके अलावा अगर आप देखो तो वैसे भी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। अभी जो गवर्नमेंट आई है वो उनकी कंप्लीट बहुमत है इनकी, तो ये भी एक काफी फील गुड फैक्टर है। तो आप सिर्फ हाउसिंग रियल एस्टेट एटलीस्ट इस इलेक्शन के टाइम से ही काफी पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि डेफिनेटली ये काफी बूस्ट मिलेगा टियर 2 सिटीज में। ओके, अभिषेक, हम प्रश्नों को शामिल करते हैं। पहला सवाल आइए इंक्लूड करते हैं। ये इनफैक्ट जिस तरह से देखें बजट में जो अनाउंसमेंट हुई उससे सेंटर की प्रश्न भी है जिसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। इस प्रश्न में एक तरफ होम लोन में वो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो रहता है उसके सेंट्रिक पूछना चाह रहे हैं, और साथ ही इसमें इनफैक्ट जो कैपिटल गेन जिस तरह से वर्क करता है जब आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, उसमें जिस तरह से बदलाव हुआ है उसके सेंट्रिक के प्रश्न है। बजट 2014 में होम लोन में प्रिंसिपल और साथ साथ जहां तक इंटरेस्ट की बात है इसमें छूट सेंट्रिक ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें आप ये बता सकें, इनफैक्ट ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसमें एक तरफ 80C और दूसरी तरफ 24B। हम 24B पर आपसे पहले अगर आप व्यूअर्स को समझा सकें, ये जो चेंजेस हुए हैं, इनफैक्ट 1.5 लाख की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 2 लाख जो किया गया है 24B में, ये उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका इनफैक्ट जिस वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तो उनको इसका बेनिफिट नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला कि जब ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो तो उन्हीं पे इनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो ईयरली में और सेल्फ ओन, कंस्ट्रक्टेड प्लस सेल्फ ओन भी होना चाहिए। तो पहले ये 1.5 था, अब ये 24B का 1.5 का 2 लाख तक का लिमिट हो गया। और अभिषेक, इसको लेकर भी कई बार कंफ्यूजन रहती है कि एप्लीकेबल कब से है, क्योंकि अब रिटर्न्स जिस तरह से फाइल कर रहे हैं वो तो लास्ट जो हम देख रहे हैं ईयर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन से वो लागू होंगे। ये तो अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो इस फाइनेंशियल ईयर की जब वो रिटर्न नेक्स्ट ईयर जब फाइल करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये एप्लीकेबल होंगे। अभी तो 1.5 लाख और 1 लाख 80C में उसी तरह से वर्क करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये भी प्रपोजल है। प्रपोजल देखिए, किसी भी प्रपोजल में जब फाइनेंस मिनिस्टर जब ये बजट रोल आउट करते हैं, ये लॉ इमीडिएटली नहीं बनता है। तो सबसे पहले इस पर डिस्कशन होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, फिर वोट आउट होता है, फिर पास होता है। बट 99% ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस साल के लिए इनको 1.5 से स्टिक करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मोस्ट ऑफ 2 लाख हो जाएगा। जी, इसमें जहां तक कुछ क्लॉजेस भी रहते हैं, आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और जब से इनफैक्ट इंडिविजुअल ने लोन लिया है तब से 3 इयर्स का क्लॉज है, उसको भी अगर आप क्लियरली बता सकें वो किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि कई बार हमने देखा प्रोजेक्ट्स में डिले भी काफी हो जाते हैं, तो उसको फिर अवेल करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से देखना चाहिए? जी हाँ, देखिए, ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है आपका, इसका जो बेनिफिट आपको मिलता है टैक्स में, ये जब तक आपका प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर नहीं होती तब तब तक आपका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपका मान लीजिए आपको फ्यूचर में आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स अगर आपको डिलीवरी मिलने वाली है, तो अगर आप अभी इंटरेस्ट
कंपोनेंट पे कर भी रहे हो, प्री EMI या जो भी कर रहे हो आप, उसका आपको बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा। आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपका हैंडओवर हो जाता है तो जितने भी आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट पे किए हैं सबको आप इक्वली ऐड करके और उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो आप आफ्टर पोजीशन 5 years में, तो वो आप मिल सकता है। लेकिन जैसा आपने बोला कि अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उस केस में जो टैक्स पे जो टैक्स का जो बेनिफिट होगा वो भी डिले हो जाएगा, इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो होगी। इस प्रश्न में मैंने कैपिटल गेन्स सेंट्रिक भी पूछना चाहा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स श्रेणी में ये फॉल करते हैं जिन इंडिविजुअल्स के लिए और 3 years कंप्लीट हो चुके हैं और वो प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, और उसमें आप कैसे बताएंगे, क्योंकि टैक्स के फ्रंट पर वो उसको री-इन्वेस्ट कर सकते थे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, लेकिन उसमें कई बार एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज में भी हो रहा था, उस पर भी बजट में स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन आया है, वो आप कैसे व्यूअर्स के समक्ष रखते हैं ताकि इस पर स्थिति साफ रहे और अकॉर्डिंगली आगे मूव करें? जी हाँ बिल्कुल, देखिए सेक्शन 54 की ये बात हो रही है अभी, तो जैसा कि आपने सही बताया कि इस पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन किया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो एज ए लॉन्ग टर्म एसेट, ऑब्वियसली आप मिनिमम 3 years आपने उसको रखा अपने पास, तो वो मनी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आप ओन करोगे, जिसमें आप रहोगे, तो उस केस में आप उसको टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन इसकी प्रावधान 2 क्लैरिफिकेशन ये दिए गए हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए, आप एक से ज्यादा में इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट मिल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो प्रॉपर्टी आपकी वो इंडिया में होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर परचेज कर रहे हैं तो अगेन इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी अभिषेक, आइए अब अगले प्रश्न मूव करते हैं। अंजू गुप्ता जी की तरफ से अगला सवाल है, हाई स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं, फिर हम इनसे संपर्क भी स्थापित करेंगे। अंजू जी ने स्पेसिफिकली जानना चाहा कि इनकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने 10 lakhs में ये फ्लैट खरीदा था और उसके बाद जिस तरह से इस साल जनवरी में ये मेंशन कर रहे हैं इन्होंने इससे एग्जिट किया है और अब ये जानना चाह रहे हैं किस तरह से वर्क करेगा, और स्पेसिफिकली आपने इस प्रश्न में यही चेक करना चाहा कि आपको जो सेल से अब जो प्रोसीड्स इनफैक्ट मिल रहे हैं, जो फंड्स हैं, उसको क्या आप होम लोन रीपेमेंट में भी यूज कर सकते हैं? आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे, अगर आप एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसको आपको री-इन्वेस्ट किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही करना होता है, तो आप क्या कोई एक नई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं या अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो आपको फंड्स मिले हैं, क्या प्लान है एग्जैक्टली? नहीं, हमने एक्चुअल में हमने बुकिंग कराई थी 2010 के अंदर एक गुड़गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी में, उसमें हमने होम लोन लिया हुआ है 16 लाख का। तो मैं ही जानना चाह रही थी कि ये जो हमें कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ है, क्या हम इससे उस होम लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं? हालांकि उसका भी हमें सजेशन नहीं मिला है, रजिस्ट्री होने वाली है। इस पर अभिषेक साहब करार लगा दें क्योंकि वो ऑलरेडी रनिंग है और आप उसका होम लोन आपने इस तरह से अवेल किया है, उसको आप प्रीपे कर रहे हैं, वो एक सेपरेटली है। इसमें तो अभिषेक क्लियरली बताया गया है कि आप इसको अगर टैक्स फ्रंट पर देखा जाए कि आप इसको रीइन्वेस्ट वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ही कर सकते हैं, तो फ्रेश तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ही चला आ रहा है, तो ये फिर उसको अवेल तो शायद नहीं कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, जैसा हमने अभी बात की कि ये जो प्रोसीड्स हैं वो नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के परचेज में अगर इन्वेस्ट करें तब उससे फायदा होता है। ये इनका ऑलरेडी एग्रीमेंट में जा चुके हैं, पहली बात ये है। और दूसरा ये कि ये होम लोन एक लोन के पेमेंट के लिए ये उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये सारा मनी अगर इन्वेस्ट करते एक नई प्रॉपर्टी परचेज करने में करते हैं तो उनका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपने जो ऑलरेडी परचेज कर लिया है, जो अपने एग्रीमेंट पे चले गया बिल्डर के साथ और होम लोन ऑलरेडी ले चुका है उसके लिए, तो लोन पे करने के लिए आपको इसका शायद बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो जिस तरह से हम कैपिटल गेन्स की बात करें उस फ्रंट पर तो उनको रीइन्वेस्ट करना होगा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, अगर ये आगे दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं और उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं और उनकी एक लायबिलिटी है, होम लोन की जो एक बड़ी लायबिलिटी रहती है, और अगर इनका लोन फ्लोटिंग की कैटेगरी में है जिस पर प्रीपेमेंट चार्जेस भी नहीं है, और अगर इनको जिस तरह से यहां से या कहीं और से फंड्स ये जनरेट कर पाते हैं तो वो लायबिलिटी को रीपे करने में भी यूज कर सकते हैं अगर उसमें अगर प्रीपेमेंट चार्जेस भी नहीं है। क्या उस नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है अगर हम एक तरफ कैपिटल गेन्स को छोड़ दें? जी हाँ बिल्कुल। देखिए दो तरीके हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि इनका अगर ये पे कर दें अभी और इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, क्योंकि जब भी आप होम लोन लेते हो तो आपको शुरुआत के पीरियड में इंटरेस्ट ज्यादा देते हो, प्रिंसिपल कम देते हो, तो अगर इनका टाइम ज्यादा नहीं हुआ और इनका भी अभी भी काफी इंटरेस्ट पेमेंट बचा हुआ है तो प्रीपे कर दें, क्योंकि अगर फ्लोटिंग है जैसा आपने बताया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और इनके पास फंड आ रहे हैं तो प्रीपे कर दें तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, इनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि इनके पास काफी फंड है, सस्टेनेबल, इनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी इंटरेस्ट में पे कर दिया है, तो किसी भी लॉन्ग टर्म जो इनका कैपिटल गेन होता है वो सर्टेन बॉन्ड्स होते हैं, विदिन 6 मंथ अगर आप इसमें डाल दो
तो वो भी आपका टैक्स के लिए एलिजिबल होता है, तो वो भी कर सकते हैं ये। जी, तो ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप आगे मूव कर सकते हैं। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज बातचीत हो रही है लोन मार्केट पर, कई और प्रश्नों को हम शामिल करेंगे, बस कुछ ही देर में लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैंक बाजार से अभिषेक द्विवेदी। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न को शामिल करें, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके जहन में प्रश्न है या सुझाव है कार्यक्रम के लिए, तो डिटेल्स हैं जिस तरह से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें मेल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं moneyGuru@media.com पर, और SMS के साथ ज्वाइन करना चाहें तो पहले कर्ज मेंशन करें, मोबाइल मैसेज बॉक्स में स्पेस देते हुए जो आपका प्रश्न है, आपका नाम, जहां से पूछ रहे हैं, डिटेल्स 57575 पर भेज दें। आइए अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये प्रश्न उज्जवल साहब की तरफ से है, एजुकेशन लोन सेंट्रिक सवाल। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं और उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन लोन, आइए हम देखते हैं प्रश्न एग्जैक्टली इन्होंने क्या भेजा है। ये जानना चाह रहे हैं कि ये स्टडीज करना चाह रहे हैं अब्रॉड में, और उसके लिए लोन पर सब्सिडी का फायदा क्या मिलेगा। आपने ये इनफैक्ट जो अनाउंसमेंट फीचर है उससे सेंट्रिक पूछना चाह रहे हैं। तो ये इसमें कुछ पहलू हैं, आप किस कैटेगरी में एग्जैक्टली फॉल करते हैं, क्योंकि ये खासतौर पर जो अनाउंसमेंट हुई है ये EWS कैटेगरी के लिए है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। आप उस कैटेगरी में हैं या उस कैटेगरी से बाहर हैं? उज्जवल आप लाइन पर हैं? ये मेल के जरिए जो प्रश्न था इनका। लेकिन समय अभिषेक से हम बात करते हैं। अभिषेक, इसमें दो पहलू, एक तो ये बात भी कर रहे हैं बाहर जाने की, क्योंकि वो यहां पर ही स्टडीज के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा उसमें वो कैटेगरी भी साथ में लागू होती है। तो इनके केस में मतलब ये जो चेक करना चाह रहे हैं, इनको इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं, काफी लोगों का डाउट आता है एजुकेशन लोन के बारे में। सबसे पहली बात, जैसे आपने बताया, डेफिनेटली वीकर सेक्शन के लिए ही है, तो आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए अराउंड 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो ये पहला हमको प्रूव देना पड़ेगा अगर ऐसा है। तो दूसरा ये नॉर्मली होता है कि जो ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जिनका जो लोन जिन्होंने लिया वो 31 मार्च 2009 के पहले उन्होंने लोन लिया, और इनकी कोई इंटरेस्ट रेट की आउटस्टैंडिंग थी वो 2014 दिसंबर तक। तो अगर ये दोनों प्रावधान होते हैं, प्लस उन्होंने अगर फैमिली इनकम अगर उनको 4.5 लाख से कम है, और इसके अलावा ये भी है कि जो कोर्सेज हैं जो इंडिया में हैं, जो प्रोफेशनल या फिर जैसे भी टेक्निकल कोर्सेज हैं जो अप्रूव्ड हैं, तो इन सारे गाइडलाइंस को जो मीट करते हैं उसी केस में आपको छूट मिलेगी। इस केस में जैसा कि मैंने बताया कि अगर अब्रॉड के लिए कर रहे हैं तो फिर ये इनका एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपने जैसे बताया जो एनुअल सैलरी EWS में 4.5 लाख की, ये मतलब न केवल सैलरी बल्कि इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब दूसरे स्रोतों से भी जो आय हो रही है वो सब मिला के इस लिमिट तक होनी चाहिए, मतलब तभी एलिजिबल होता है कि इंडिविजुअल इसको बिल करने के लिए। जी हाँ, दो चीजें हैं। एक तो इनकी पूरी फैमिली इनकम जो होगी वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया, ऐसे नहीं कि सिर्फ किसी एक बंदे की इनकम, पूरी फैमिली इनकम की 4.5 लाख अक्रॉस ऑल सोर्सेज होनी चाहिए 4.5 लाख से कम। और दूसरी ये जो प्रूफ होगा उस टाइम का जब उन्होंने लोन लिया था, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन देके फिर इनको जो ये बैंक होगी वो कुछ छूट दे सकती है। ओके, आइए हम अगला सवाल शामिल करते हैं। यह भी एजुकेशन लोन सेंट्रिक है और एजुकेशन लोन के रीपेमेंट सेंट्रिक सवाल है। तो आइए अब हम इस सवाल को मूव करते हैं। इन्होंने चेक करना चाहा है कि इनके फादर ने इनफैक्ट सिस्टर की स्टडीज के लिए 3 लाख का लोन लिया, एक PSU बैंक से लिया है, और अब रीपेमेंट को लेकर इसमें कुछ इश्यूज हो रहे हैं। इनसे हम कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल जो इन्होंने ये स्पेसिफिकली प्रश्न जानना चाहा, इसमें अभिषेक हम देखते हैं तो इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये मिलता भी है, और इसकी रीपेमेंट को लेकर भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए इसमें सहूलियतें रहती हैं। इनफैक्ट जब आपका कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद एक मॉनिटरिंग पीरियड भी रहता है 1 साल का। इनफैक्ट जॉब हो तो 6 मंथ्स जो पहले रहता है। तो अभी जिस तरह से इनका अगर कोर्स कंप्लीट हुआ है तो इनके पास अभी ये समय होगा, मतलब जब तक ये पूरा प्लान कर सकते हैं, जिसको लेकर ये इतने कंसर्न हैं, चिंतित हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि दो चीजें होती हैं। एक तो अगर आपको जॉब मिल गई तो जॉब शुरू होने से 6 मंथ बाद तक, या फिर अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ है उससे 1 साल तक, इनमें जो भी पीरियड पहले आता है, जो भी लेस होता है, उस टाइम से आपकी लोन की EMI शुरू हो जाएगी। इन्होंने ये चेक करना चाहा कि हमें क्या पर्सनल लोन अवेल करना चाहिए इसको रीपे करने के लिए, मतलब वो इतना एक्सपेंसिव लोन, उसको तो बहुत ही इमरजेंसी की तरफ ही उस तरफ सोचना भी चाहिए, और उस पर इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहता है। तो ये क्यों ना इस तरफ प्लान आउट कर ले और मूव करने की सोचें, उसको बिल्कुल ही भूल जाए।
जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पर्सनल अगर आप देखो तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई इसलिए होते हैं क्योंकि एक अनसिक्योर्ड लोन है। जब आपको बैंक लोन दे रही है, बैंक पास कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसके बेस पे आपको लोन दे रही है। और एजुकेशन लोन वैसे भी गवर्नमेंट के साथ सब्सिडाइज होता है जनरली। और क्या होता है कि अगर आप 4 लाख प्लस लेते हो तो आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और इसलिए जो इंटरेस्ट होता है एजुकेशन लोन का पर्सनल से काफी कम होता है। तो अगर आप उसको रीपे करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हो तो आप काफी ज्यादा EMI उल्टा दोगे आप। तो ये रिकमेंडेशन तो यही है कि ये पर्सनल लोन नहीं लें, या तो किसी दूसरे सोर्सेज की तरफ देखें, या फिर इनके पास 1 साल का टाइम है, 1 साल में देखें कि इनको जॉब मिल जाए जिससे कि इनकी EMI निकल जाए। अच्छा, और ये भी कर सकते हैं कि आप प्लीज कंप्लीट करें, प्लीज कंप्लीट। हाँ, तो दूसरी बात ये हो सकती है कि नॉर्मली अगर इनको लगता है कि इनकी EMI थोड़ी ज्यादा है तो ये बैंक के पास जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनका पीरियड बढ़ा दें। तो केस टू केस बेसिस से बैंक कॉल लेती हैं कि जो उनका लोन अमाउंट रिपेमेंट का पीरियड है वो अप टू 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती हैं, बिगिनिंग फ्रॉम जब उनका कोर्स शुरू हुआ था। और जैसे उनका पीरियड एक्सटेंड होगा, इनकी लोन का EMI का कंपोनेंट कम हो जाएगा, तो उनको आसानी हो जाएगी फिर भी। यही पहले इनफैक्ट मैं आपसे चेक भी कर रहा था कि अगर जो 1 साल का मॉनिटोरियम है उस पीरियड में भी जॉब नहीं उनकी हो पाती है, इन दैट केस अगर एक स्टूडेंट जिस तरह से पूरा सब कुछ अगर हम देखें कि उसका केस जो जेन्युइन है और वो उसी बैंक को अप्रोच करते हैं और बताते हैं, तो उसमें भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है। मतलब कोशिश तो ये करें जिस तरह से जॉब हो जाए और ये रीपेमेंट स्टार्ट हो, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो इन दैट केस वो रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है स्टूडेंट को। जी हाँ, देखिए एजुकेशन में ऐसा है कि ये गवर्नमेंट से भी डायरेक्शंस होते हैं, मामूली बैंक्स भी इसको थोड़ा सा लूज लेते हैं। तो ये अगर उनको प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली बैंक को अप्रोच करें और केस टू केस बेसिस पे कॉल लिया जा सकता है यहाँ पे। जी, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। ये सवाल सुनील साहब की तरफ से है और आइए स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। इनकी तरफ से जो प्रश्न है इन्होंने एग्जैक्टली जानना चाहा है कि इनफैक्ट ये कोलैटरल सिक्योरिटी सेंट्रिक पूछना चाह रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है और जो लोन लेना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट ये कोलैटरल के रूप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं स्टडीज के लिए। आप ये बताएं तो इसमें आप क्या चेक करना चाह रहे हैं? आपने जब बैंक को अप्रोच किया है क्या कहा गया है आपको? लोन का कितना अमाउंट है? किस प्रकार का कोर्स है? कहां से करना चाह रहे हैं? एडमिशन हो चुका है? प्लीज बताइए क्या डिटेल्स हैं। ऐसा सर कि मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में ऑफर लेटर आ चुकी है, एडमिशन हो चुकी है। राइट। तो उसको 15 लाख रुपए लोन चाहिए। जी, तो उसमें कोलैटरल की डिमांड रखी होगी? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा है कि जो हमारा मकान है वो पेरेंटल हाउस है, उसमें भी आप मतलब उसको जो देना चाह रहे हैं उसमें आपका भी नाम है, इंक्लूडेड है? नहीं, ट्रांसफर हो चुका है मेरे नाम पे, मगर जो ओरिजिनल रजिस्ट्री है 1952-53 में थी वो मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे थी। अभी आपके नाम है? वैसे अदरवाइज टाइटल क्लियर है, कुछ डिस्प्यूटेड तो नहीं है? ये डिस्प्यूट कोई नहीं है, ट्रांसफर है मेरे पास। तो आपने बैंक अप्रोच किया तो क्या कहा गया आपको? वो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं है, इसलिए आपको हम इस रजिस्ट्री में सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उन्होंने आपको कोई बोरोर के लिए भी कहा, मतलब पेरेंट्स को साथ में कोई बोरोर भी होना था, क्योंकि लोन अमाउंट जिस तरह से आप अब्रॉड की बात कर रहे हैं ये पहले भी आपके समझ रखा गया था क्या? नहीं, बोरोर कोई बात नहीं। तो मैं फादर हूँ ना, मेरे बेटे की एडमिशन हुई है, ठीक है। उसी के लिए हम कह रहे हैं आपको अभिषेक साहब दिला दें। अभिषेक, दो पहलू, एक तो कोलैटरल की डिमांड तो होगी ही, इन्होंने जिस तरह से कहा रजिस्ट्री स्पेसिफिकली इनके नाम नहीं है, वो ट्रांसफर जिस तरह से हुई है ये जो बता रहे हैं पेरेंटल, आप ये बता सकें एक पहलू ये, और साथ में जब हम देखते हैं 4 लाख प्लस लोन है स्टडीज अब्रॉड के लिए 15 लाख लोन की बात करें तो पेरेंट्स को भी साथ में कोई बोरोर के लिए जिस तरह से कहा जाता है कि मूव करना पड़ेगा, इसमें गारंटर भी रहता है, ये आप इनको कैसे बताना चाहेंगे कैसे मूव करें? नहीं हाँ, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो 15 लाख लोन फॉरेन स्टडी के लिए तो मतलब वैसे एलिजिबल होता है, क्योंकि ये रेंज में आता है कि आपको 15 लाख लोन मिल जाता है, तो अमाउंट तो बैंक देती है इस तरह के लोन, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दूसरा आपने बोला कि हाँ इस तरह के इस अमाउंट ऑफ लोन के लिए कोलैटरल डेफिनेटली चाहेंगे बैंक, क्योंकि लोन अमाउंट थोड़ा हाई है, तो डेफिनेटली कोलैटरल डिमांड करती है। जहाँ तक ये बता रहे हैं कि बैंक डिस्प्यूट कर रही है कि आपको राम में रजिस्ट्री नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होगी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन ये पेपर वर्क कंप्लीट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है ये बोल रहे हैं कि इनको विल के बेसिस पे इनको हाउस मिला है इनके नाम पे, तो अगर ये विल लेके और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रांसफर इनके नाम में है बाकी चीज़ें हैं,
अगर लेके डॉक्यूमेंट्स चाहें तो ये उसकी रजिस्टर करा सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि दूसरे बैंक पे भी जाएं, क्योंकि बैंक ये जो कॉल लेते हैं ना, ये कि कौन से प्रॉपर्टी कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कई बार बैंक टू बैंक के डिफरेंट कॉल्स लेते हैं। जो अंडरराइटर्स होते हैं, जो उनको कितना कॉन्फिडेंस इस पेपर्स पे, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं बोलूँगा दोनों से अप्रोच करें। पहले तो अप्रोच करें कि दूसरे बैंक के पास भी जाएं। अगर ये जैसे SBI के पास गए हैं तो HDFC के पास जाए, तो HDFC लिमिटेड का भी होता है, उनका एजुकेशन होता है, क्रेडिला उनका आर्म है जो एजुकेशन लोन देता है। तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, तो उनके पास जाएं। वो आपको रिकमेंड करेंगे, कि आपको हेल्प भी करेंगे कि आपको जो पेपर है उसको आप कैसे प्रिपेयर करवाओगे। जी, तो आप दूसरा ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये थोड़ा सीनियर ऑफिसर से भी चेक करें, क्योंकि जैसे आप खुद ही करें, विल में आपके नाम है, कोई टाइटल उस फॉर्मेट में अभी क्लियर है, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, तो आप इसको पुश करने की कोशिश करें, इसको चेक करें क्या फीडबैक मिलता है। एक और पहलू अभिषेक, क्या इस केस में, क्योंकि स्टडीज ये अब्रॉड की बात कर रहे हैं, ये अमाउंट है, इसमें ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दूसरे कोर्सेज यहाँ पर होंगे? इनकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो इनको अपनी तरफ से कुछ मनी देना होगा वो भी थोड़ी ज्यादा रहेगी इस केस में? जी हाँ, देखिए टिपिकली वो बैंक टू बैंक कॉल लेते हैं और बोलते हैं कि अराउंड 15-20% तो मार्जिन वो मांगते ही हैं। कुछ केस में वो ज़्यादा भी मांगते हैं, लेकिन ये भी अगेन ये एजुकेशन लोन में इस केसेस में चीज़ें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं और यहाँ पर चाहे तो मतलब बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो इतना ही समय था अभिषेक, आपका शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आज हमने लोन मार्केट पर बातचीत की है। आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें भेज सकते हैं, लोन सेंट्रिक जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें। नेक्स्ट वीक जब हम आज ही के दिन फिर हाजिर होंगे तो लोन मार्केट पर बातचीत होगी। वैसे अलग अलग दिन हम अलग अलग टॉपिक टच करते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए जरिया है जिस तरह से आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।